सो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। तो पहली क्लास है आज उसकी। तो अभी तक हमने मोशन जो था वो सिंगल डायमेंशन में पढ़ लिया और टू डायमेंशंस में भी मोशन को हमने स्टडी कर लिया था। और हमने ये भी देखा था कि जब हम मोशन को सिंगल डायमेंशन में पढ़ रहे थे तो हमें बस कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट थी, प्लस कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन की भी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन और उस केस में जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे तब बस हमें कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे जब हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ा, यानी कि जब एक्सेलरेशन का भी कंसेप्ट आया, तब हमें उस केस में कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन की भी रिक्वायरमेंट थी। तो अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि भाई वेलोसिटी किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर रही थी, एक्सेलरेशन किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर रही थी। यानी ऑब्जेक्ट बेसिकली मोशन अगर कर रहा है तो उसको क्या चीज़ गवर्न कर रही है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। यानी ऑब्जेक्ट जो है किस बेसिस पर मूव कर रहा है और उसका कारण क्या है मूव होने का, तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब मान लो ये कोई प्लेन है मेरा, प्लेन में ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये कोई अगर प्लेन है, प्लेन पर अगर ये कोई बॉल है तो बॉल अगर मूव करी है मेरी इस तरीके से, तो मान लो कि मैंने फुटबॉल में किक मारी, तो किक जैसी मैं इस फुटबॉल में मारूंगा तब ये आगे इस तरीके से बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं पत्थर को ऊपर फेंकूंगा स्टोन को, तो ऑब्वियसली वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद वो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। तो जब धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर, तो वो डायरेक्शन चेंज करेगी और वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, अब आपने देखा भी होगा कि अगर तेज हवा चलती है तो विंड ब्रीज से क्या होता है कि जो ब्रांच होती है ट्री की वो स्विंग करने लगती है ऊपर नीचे स्ट्रॉन्ग विंड से। तो कई बार आपने ये भी देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग विंड से साइक्लोन्स और ये जो टॉर्नेडोज आते हैं, इनसे हैवी ऑब्जेक्ट्स भी मूव कर जाते हैं आराम से। तो बेसिकली कुछ तो एक्सटर्नल कुछ है ऐसा जो एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कोई भी अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ रही है। अब जैसे कि अगर मेरे पास बोट है, अगर मैं उसे पानी में चलाता हूँ, सिंपल अगर मैंने बोट बोट अगर ये अगर मेरे पास वाटर है यहाँ पे मेरी, अगर ये बोट है, तो अगर मैंने इसे सिंपल छोड़ दिया तो अगर वाटर की डायरेक्शन इधर है ना फ्लो करने की, तो बोट अपने आप मेरी, अगर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर रहा तो अपने आप धीरे धीरे मूव करने लगती है, अगर मेरी हैवी वेट नहीं लाइट वेट बोट है ना। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा पुल है, कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को मूव करा रही है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कुछ फोर्सेस ऐसी भी होती हैं, जैसे एक बार मैग्नेट अगर मैं लूं, तो बार मैग्नेट अगर इस तरीके से है मेरे पास, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, तो वो जो है किसी एक लोहे के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो कुछ फोर्सेस ऐसी भी हैं कि हम उन्हें बिना एक दूसरे से टच कराए, यानी कि कुछ अगर वो डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, तब भी हम उनको आराम से मूव करा सकते हैं। जैसे कि अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अब अगर स्टोन यहाँ पे था तो ग्रेविटेशनल ने नीचे खींच लिया, बल्कि इनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्सेस, ये दोनों ऐसी फोर्सेस हैं कि ये बिना किसी टच के या फिर मतलब बिना किसी कांटेक्ट के भी फोर्सेस अप्लाई हो सकती हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि फोर्सेस से हम क्या पढ़ेंगे, या फिर फोर्सेस का यूज हम कहाँ करेंगे, वो भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक एक्सेलरेशन होती हैं, सो ये सब जो फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं किसी एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी ये फोर्सेस अप्लाई कर सकती हैं। सो इसके बाद अब मैं पढ़ता हूँ एरिस्टोटल फैलेसी को। सो एरिस्टोटल फैलेसी क्या है और ये हमें क्या बताती है? सो एरिस्टोटल फैलेसी क्या होता है कि हमें एक बॉडी को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर किसी बॉडी को अगर मुझे यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो मुझे जो है किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ये एरिस्टोटल ने बोला था। लेकिन आज की दुनिया में ये चीज़ थोड़ी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मेरी ये वाली बॉडी है, लेट्स से कोई प्लेन था और यहाँ पे मेरी बॉल रखी है, बॉल को मैंने मोशन दिया, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद ये बॉल जो है रुक जाएगी, क्योंकि जो इसके नीचे क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स मैं बोल सकता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स आप बाद में पढ़ेंगे भी। तो इसके यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है नीचे कॉन्टैक्ट पे, जहाँ पे बॉल इस प्लेन का कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो क्या करता है कि बॉल को आगे जाने से रोकता है, इसलिए बॉल कुछ समय बाद जाकर रुक जाती है। तो अगर अब आप किसी छोटे बच्चे को भी देखो, तो अगर उसने बॉल को यहाँ पे स्विंग से पकड़ रखा है, तो उसको यहाँ से खींचना पड़ेगा इसको इस डायरेक्शन में, तभी ये बॉल साथ साथ में मूव करती हुई चलेगी उसके साथ। अगर ये मेरी स्ट्रिंग है ये, तो मैं स्ट्रिंग को जब तक खींचूंगा नहीं तब तक जो है बॉल मूव नहीं करेगी। तो यानी कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो मैं अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ बेसिकली। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लॉज ऑफ फोर्सेज एंड मोशन की, तब हम उस केस में कंसिडर करते हैं कुछ केसेस में कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेज होती है ना वो नेग्लिजिबल होती हैं।
यानी कि अगर मैं बात करूं लॉज ऑफ मोशन के केस में, तो ये मैं मानता हूं कि कभी कभी कुछ केसेस में जब हम फ्रिक्शन नहीं लगाते, कि अगर ये मेरी बॉल मूव कर रही है तो ये मूव करे ही जा रही है यूनिफॉर्मली और ये रुक नहीं रही, इस पर कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा। जैसे कि कभी कभी हम मानते हैं ना कि एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, यानी अगर मैं स्टोन को ऊपर फेंकूंगा तो ऑब्वियसली इस पर एयर रेजिस्टेंस लगता है, जैसे पैराशूट के नीचे आने पर एयर रेजिस्टेंस लगता है, उसी तरीके से जब मैं स्टोन को भी ऊपर फेंकूंगा तो कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस लगता है। लेकिन फिजिक्स में जब हम इसे पढ़ते हैं तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं। तो उसी तरीके से कभी कभी कुछ केसेस में हम फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, लेकिन जब हम फ्रिक्शनल फोर्स को अप्लाई करते हैं तब हम उसका कंसेप्ट उसमें लगाते हैं। तो इसी वजह से एरिस्टोटल ने बिल्कुल एक ये प्रैक्टिकल बात बोली थी कि अगर मैं जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा बॉडी पे तब तक बॉडी मूव करेगी। लेकिन ये गलत आज की दुनिया में फोर्सेस में इसलिए रॉन्ग हो जाती है क्योंकि एरिस्टोटल ने इसे, इस प्रैक्टिकल सिचुएशन को एक आर्ग्यूमेंट की तरह बोला था। तो किसी भी प्रैक्टिकल चीज को हम एक आर्ग्यूमेंट की तरह जब तक बोलेंगे तब तक वो चीज रॉन्ग मानी जाती है। और हम जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रिक्शनल फोर्सेस को कभी कभी नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो इस वजह से ये एरिस्टोटल फैलेसी थोड़ी बहुत रॉन्ग है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस में सही है। तो ये एरिस्टोटल फैलेसी थी, इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है ये, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में वो हैं थ्री लॉज ऑफ मोशन, इम्पल्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये बस। तो अब हम मूव करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की तरफ। सो एक गैलीलियो एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने इस तरीके से एक प्लेन लिया, ये कोई प्लेन है, और इसके ऊपर एक बॉल ली जो रोल डाउन कर रही है नीचे इस डायरेक्शन में। तो आप ऑब्वियसली ये सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि जब बॉल नीचे आ रही होगी तो ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जब आपने देखा भी होगा कि अगर मैं बर्फ का ये लूँ, एक छोटा सा गोला जो होता है जब नीचे आता है तो बड़ा होता जाता है प्लस बहुत तेजी से मूव करता है। ये सब हम एनिमेटेड मूवीज में देखते भी रहते हैं मूवीज में। तो जब जब भी कोई प्लेन से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसकी एक्सेलरेशन ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से प्लेन है और अगर बॉल यहाँ पे थी और ऊपर की तरफ जा रही है वो, तो ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन घट जाएगी, है ना। यानी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन घट जाएगी। लेकिन अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करूं, वो जो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो उस केस में अगर फ्रिक्शन नहीं है यहाँ, तो बॉल जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करती जाएगी, इसे कोई क्योंकि रोकने वाला नहीं है, इस पर कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही, इस वजह से ये यहाँ पे रुकेगी नहीं। तो ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो। सो जेम्स, इसका अभी कोई रिलेशन नहीं है, बट इस ये चीज़ से हम समझ सकते हैं कि जब भी बॉडी प्लेन में एक नीचे की तरफ आ रही है तो वो एक्सेलरेट कर रही है। यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन होगा उसका, और यहाँ पर होगा उसका डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसी तरीके से उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या किया था कि एक इस तरीके से एक बॉल लिया था उसने, एक बाउल शेप कुछ था बहुत लंबा। तो उसने एक बॉल को उसने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप किया, तो उसने नोटिस किया कि जितनी हाइट पे उसने ड्रॉप किया है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो नो फ्रिक्शन का केस ले रहा हूँ मैं, ये तीनों। तो नो फ्रिक्शन के केस में क्या हो रहा है कि ये अगर हाइट उसने एच से ड्रॉप किया है तो वो ऑब्वियसली एच हाइट पर ही जाएगा वापस और फिर वो नीचे आ जाएगा। तो ये टू एंड फ्रो मोशन इस तरीके से यहाँ पे करता रहेगा। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो सेम हाइट पर ऑब्वियसली जाएगा। फिर उसने क्या किया, इसको हल्का सा बैंड किया, हल्की सी इसकी स्लोप डिक्रीज करी। अगर ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 है, तो ऑब्वियसली थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से। तो स्लोप डिक्रीज करने के बाद उसने क्या देखा कि जहां पे उसने एच हाइट पे उसने ड्रॉप किया था तब भी वो सेम एच हाइट पर जाता था और वापस टू एंड फ्रो मोशन करने लगता था। ठीक है, जब तक यहाँ पे नो फ्रिक्शन का केस है, यानी इसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर लग रही हैं। फिर उसने क्या किया कि उसने ये इस बिल्कुल जो बॉल था उसको बिल्कुल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो उसने जब बॉल को इस तरीके से ड्रॉप किया तब वो क्या हुआ, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव कर गई। यानी कि उसको कोई रोकने वाला नहीं था, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा था। तो उस केस में जो बॉल थी वो रुक ही नहीं पाई और वो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक मूव करने लगी। ठीक है, तो ये जो प्लान दिया था गैलीलियो ने, इसको बाद में न्यूटन ने यूज किया। और न्यूटन ने ये बोला कि अगर बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो बॉडी जिस स्टेट में है उस स्टेट में ही रहेगी। यानी कि अगर मेरे पास अगर कोई ये फुटबॉल अगर रखी हुई है इस तरीके से, तो अगर मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये रेस्ट पे ही रहेगी। या फिर अगर कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इस तरीके से यूनिफॉर्मली मूव कर रही है ये, तो तब भी ये यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी अगर मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा। यानी एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब हो गया जैसे फ्रिक्शन। मान लो अब इस बॉल पर फ्रिक्शन लगेगा अगर,
तो कुछ समय बाद ये बॉल जाकर रुक जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, कुछ आइस वाइस ले लें, मतलब उसका फ्रिक्शन 0 के आसपास है, तो ये बॉल रुकेगी ही नहीं अगर यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है। तो उसने ये बोला था कि या अगर बॉडी रेस्ट पे है या फिर अगर यूनिफॉर्म मोशन में है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ना तो वो मूव करेगी ना ही वो रुकेगी। तो ये है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और अभी हम समझेंगे कि इनर्शिया का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल force to act otherwise. Or if the net external force on a body is zero, its acceleration is zero. So acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body. इसका मतलब ये है कि अब आप खुद सोचो कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, या फिर अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है उसका भी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो हम इसको और इस मतलब इस डेफिनेशन को जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर जीरो है तो ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो हो गई। एंड एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो अगर वहां पे नेट एक्सेलरेशन है। तो इससे ये सीधा मतलब निकलता है कि अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो वहां पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, और अगर वहां पर फोर्स नहीं लग रही है कुछ एक्सटर्नल, तो वहां पर एक्सेलरेशन हमारी नहीं होगी। अगर हम इनर्शिया की बात करें कि भाई अब ये इनर्शिया क्या होता है, तो आप इनर्शिया को इस तरीके से ही समझें कि इनर्शिया हमारे पास यही है कि एक बॉडी तब तक मोशन में रहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी, और एक बॉडी मतलब अपना रेस्ट पर भी तभी तक रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। और एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट एक और आया था कि जैसे मान लो अब आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरीके से बस जो है मूव करी है इस डायरेक्शन में, और आप यहाँ पर इस तरीके से बैठे हुए हैं, ये आप बैठे हुए हैं सीट पर। तो जब जो है मान लो बस जो है मूव कर रही है आगे, जैसे ही बस आगे की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा उस स्टेट में कि जो आपके पैर हैं ये तो एकदम बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में फ्लोर के, तो बस और आपके पैरों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है कुछ। तो उसके कारण क्या होगा कि जो आपके पैर हैं वो अब बस से बिल्कुल चिपके रहेंगे और वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आपकी बॉडी है वो एयर में है, फ्री एयर में है। तो इस वजह से क्या होता है कि एकदम जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो आपको झटका लगता है, आप पीछे की तरफ जाते हो। तो इसलिए ही होता है कि क्योंकि आप तो बिल्कुल आपके जो पैर हैं वो तो जो है फ्लोर पर हैं बस के, लेकिन जैसे ही बस आगे की तरफ मूव करी आपकी जो ये ऊपर वाली बॉडी है ये हवा में, तो ये पीछे ही रह जाती है। और यही केस तब होता है कि जब एकदम बस इधर से आ रही है और एकदम से आके रुक जाए, उस केस में क्या होगा कि पैर भी आपके रुक गए लेकिन हल्की सी आप जो है आगे की तरफ टिल्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो थी वो एयर में थी, तो इस वजह से आपको हल्का सा झटका लगा और आप आगे की तरफ आ गए। तो यही यही वजह है कि इनर्शिया यहाँ पर एक्ट प्ले करता है कि जैसे ही बस रुकती है या फिर बस एकदम से जर्क लेकर के स्टार्ट होती है, तो आप या तो पीछे जाते हो या एकदम से आगे आते हो। तो आप इतने से नोट डाउन करो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि लेट से ये मेरे पास एक टेबल है और उस पर इस तरीके से बुक रखी हुई है। तो अब हम इस केस को किस तरीके से स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कंसिडरेशन में। मैं इसको ऐसे स्टडी करूंगा कि अब अगर ये बुक ऐसा कुछ वेट होगा डब्लू, तो वो डब्लू तो लग रहा होगा नीचे की तरफ। लेकिन अब मैंने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, यानी जितनी भी फोर्सेज हैं वो सब एक्सटर्नल जीरो हो जाएंगी। तो अब इस पर बॉडी पर कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है डब्लू। और अब जो डब्लू लग रही है अगर वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो यानी इसका मतलब कि जो बुक है वो नीचे की तरफ चली जानी चाहिए थी, लेकिन बुक नीचे की तरफ नहीं जा रही है, यानी कि इसके ऊपर एक टेबल जो है ये कुछ नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, रिएक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं। तो उस वजह से इसका जो वेट है वो बैलेंस्ड है। यानी कि ये इसे न्यूट एन लिख सकते हो या आर लिख सकते हो, एन या तो नॉर्मल फोर्स है या आर रिएक्शन फोर्स है, कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी है उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं, यानी कि अगर मैं देखूं कि एन जो नॉर्मल फोर्स है वो बिल्कुल बराबर है डब्ल्यू के, तो ये उस केस में ही हो सकता है कि अगर मेरी नॉर्मल फोर्स डब्ल्यू के बराबर हो जाए तो जो है ये बैलेंस हो जाएंगे और बॉडी जो है ये जो बुक है ये रेस्ट पर रखी रहेगी। तो इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स डब्ल्यू के बराबर है, इसी वजह से बुक रेस्ट पर रखी हुई है। हम यहाँ पर एक और केस ले सकते हैं। हम जैसे एक कार है, अगर ये रेस्ट पर है तो ऑब्वियसली उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स
रेस्ट के केस में 0 हो जाएंगी। रेस्ट के अगर मैं यहाँ लिखूं स्टेट उस बॉडी की, रेस्ट के केस में एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, यहाँ पर है ये बॉडी की स्टेट। तो रेस्ट के केस में उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 0, लेकिन जैसे ही गाड़ी पिकअप लेगी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एक्सेलरेशन लगेगी जिसकी वजह से वो कार एक्सेलरेट कर पाएगी। अब आप खुद सोचो कि जब कार एक्सेलरेट करती है तो कौन सी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगेगी। एक्सटर्नल फोर्स जो उसके ऊपर लगती है वो लगेगी फ्रिक्शन की। जब गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन, अगर मान लो कार इस तरफ मूव करेगी तो उसके जो टायर का मोशन है वो कुछ ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो जब टायर का मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो ये टायर इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है, यानी कि अगर आप आगे की तरफ बॉडी को धकेलेंगे तो फ्रिक्शन जो है पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। तो इसी वजह से अगर कार का जो ये टायर का मोशन पीछे की तरफ है, अगर नीचे वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ लग जाएगा। तो इसलिए जो फ्रिक्शन होता है वो सपोर्ट करता है गाड़ी के मोशन के लिए। ओके, तो जैसे अभी हमने स्टडी किया था ना कि जैसे ही वहां पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स आएंगी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो इसलिए जब एक्सेलरेशन आई, जब बॉडी एक्सेलरेट करी तो वहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग में आई। तो इस वजह से जब गाड़ी मूव कर रही थी ना, तो एकदम जब पिकअप लिया, इतनी एक्सेलरेशन बढ़ाई उसने, तो वहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि कार जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने लगी और उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स थी वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस केस को हम इससे भी स्टडी कर सकते हैं। बस हमने यहाँ पे ये स्टडी किया कि अगर कार रेस्ट पे है तो उसकी एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0 होगी, और जब कार एकदम पिकअप लेती है, एक्सेलरेट करती है, तो उस केस में उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी, जो यहाँ पर इस केस में फ्रिक्शन है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब कार अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाती है, यानी कार एक्सेलरेट नहीं कर रही, तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हो जाएंगी और जो अपना कार है वो सिंपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती है। सो यही होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।